नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा और कामना करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्टडी पावर आईएएस के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का मैं के कौशल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको थैंक्स अ लॉट बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने मेरे पहले वीडियो को काफ़ी सब सपोर्ट किया है। और इसी तरीके से मेरी इच्छा रहेगी, मेरी कामना रहेगी दोस्तों, कि मेरी उम्मीद रहेगी कि आप जो है ये सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, ये प्यार हमारे साथ बनाए रखें दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मेरे द्वारा इतिहास विषय पढ़ाया जाएगा। और ये भी बताया था मैंने आपको कि चूँकि हमारे एग्जामिनेशन करीब है, तो हम सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहास में, वो भी प्राचीन भारत के इतिहास को हमने यहाँ पे चूज किया है। और उसका कारण हमने बताया था कि जो परिवर्तनीयता और निरंतरता के जो तत्व हैं, वो सारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। और इसी का ये कारण है कि मैं आज आपको प्राचीन भारत के इतिहास से शुरुआत करने जा रहा हूँ। इससे क्या है कि आपको इतिहास कैसे कैसे क्रमिक रूप से आगे बढ़ रहा है, उसमें परिवर्तन क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी क्रम में आज मैं प्राचीन भारत के इतिहास को उठाया मैंने, और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जहाँ से हमारे क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, वो बनते किससे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से भी कभी कभी एक क्वेश्चंस डाल देते हैं, लेकिन उसकी संख्या जो है एक ही होती है। ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे भी आप देखे होंगे कि ज़्यादा क्वेश्चंस उससे हमेशा मतलब बनते नहीं हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस उससे नहीं बनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये सारे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, हमारे महत्वपूर्ण जो चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और क्वेश्चंस आते भी रहे हैं, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और जो कम महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको हम अंत में पढ़ेंगे। तो छूटेगा कुछ भी नहीं दोस्त, बस ये आप जाने कि महत्वपूर्ण चैप्टर को हम लेके पहले चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सीधे आते हैं अपने विषय वस्तु पे। ठीक है, तो हमने आज प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला टॉपिक लिया है। ठीक है, इसको हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपके इससे संदर्भित किसी भी तरीके के क्वेरीज आपको न रह जाए, इसका ख्याल हमने रखा है। इसीलिए इसको पार्ट वाइज तोड़ के हमने इसको पढ़ाने का निर्णय किया है। ठीक है, तो पार्ट वाइज में सबसे पहले हम इसका सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद में हम इससे विस्तार से संदर्भित चीज़ों को देखेंगे, फिर उत्पत्ति से संबंधित विवाद जो हैं उससे संदर्भित चीज़ों को देखेंगे, फिर प्रजाति से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, फिर काल निर्धारण देखेंगे। ये चीज़ें तो इस क्लास में ही हम करेंगे। उसके बाद में फिर महत्वपूर्ण स्थल देखेंगे और उससे संदर्भित जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो ये सारे जैसे हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, बनावली से क्या मिला, चान्होदारो से क्या मिला, तो ये सारे ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। वहाँ से जो है क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, तो वो चीज़ें फिर देखेंगे। फिर नगर नियोजन में आएंगे हम, जैसे राजनीतिक व्यवस्था इसकी देखेंगे, इसकी सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, इसकी सांस्कृतिक व धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे। ठीक है, इसकी आर्थिक व्यवस्था को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखेंगे, तो महत्वपूर्ण स्थल के बाद में अब उसमें जो है ये चीज़ें जो हमने बताई, जो व्यवस्थाएं राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, ये सारी व्यवस्थाओं में नगर नियोजन देखेंगे हम, वास्तुकला देखेंगे, फिर कृषि पशुपालन से संदर्भित चीज़ों को देखेंगे, फिर व्यापार वाणिज्य, ठीक है, धर्म से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, अंत्येष्टि संस्कार से संदर्भित चीज़ों को देखेंगे, लिपि से संदर्भित चीज़ें देखेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो जो क्वेश्चंस कहीं नहीं मिल पाते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम नदियों के किनारे जो स्थल हैं वो उससे संदर्भित चीज़ें देखेंगे, फिर पतन का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे अंत में। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको 20 बिंदुओं में इसका डिवाइड किया है हमने। आज इसमें हम 5 बिंदु को इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप ये देखें कि सबसे पहले हम सामान्य
परिचय को लेके चलते हैं, ठीक है। तो सामान्य परिचय में सबसे पहला क्वेश्चन ही मैं आपको बताऊं तो ये जो है इसके कई नाम हैं और यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे ही हम प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानते हैं। इससे ही हम कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे ही हम सिंधु सरस्वती संस्कृति सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और इसे ही हम सरस्वती संस्कृति सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए देख, यहाँ पे यही कन्फ्यूजन होता है। हमने अपने वीडियो में बताए थे आपको कि बेसिक से शुरुआत करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही बेसिक हम यहाँ पे बताने आपको जा रहे हैं। तो हम लेके चलते हैं, एक एक नाम को लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को बोलने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि जो शुरुआत में जो स्थल खोजे गए, जैसे आप देखेंगे कि आज़ादी के पहले 40 स्थलों की लगभग खोज हुई थी। तो वो जो 40 स्थल खोजे गए थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के ही तटवर्ती क्षेत्रों में या उसी के क्षेत्र में ये जो है ये स्थल मिले थे, ठीक है दोस्तों। जिसके चलते जैसे सिंधु की सहायक नदियाँ आपको भी पता है, चेनाब, अस्किनी, चेनाब को जैसे अस्किनी कहते हैं, रावी, और उसी तरीके से झेलम देख लें, उसी तरीके से सतलज देख लें, ब्यास देख लें। तो ये सारी नदियाँ जो हैं सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। तो इसी के इर्द गिर्द ये सभ्यता जो है, इससे संबंधित जो स्थल पाए गए शुरुआत में, तो इससे संबंधित स्थल पाए गए, ठीक है। इसलिए हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम देते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इस नाम को किसने दिया था? तो ये देखिएगा, तो इस सिंधु घाटी का नाम जो दिया था वो जॉन मार्शल साहब ने दिया था। ये क्वेश्चन मैंने पहला आपको यहाँ बताया। जॉन मार्शल साहब ने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ें बताई हमने, एक यहाँ से फैक्ट्स जो निकल के आया वो हमने ये बताई, ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता को बोलने का सर्वप्रमुख कारण यही रहा है कि सबसे पहला खोजा गया 1921 में स्थल जो था वो हड़प्पा था। तो इसीलिए जो है हड़प्पा सभ्यता ही इसका नाम दिया गया, ठीक है। अभी ये हम देखेंगे कि कैसे ये खोजा गया था, इसके बारे में हम कहानी के रूप में समझेंगे दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इतिहास जो कि बहुत लेंदी सब्जेक्ट माना जाता है और लड़कों के नज़रों में भी यही इसकी स्थिति बनी रहती है। हम इतिहास को आपको एक विश्वास के साथ जब मेरे क्लासेज आप करेंगे तो इतिहास को आप सबसे आसान सब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे और इतिहास के साथ आप खेलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो हैं अभी मेरे क्लास के बाद में आपको कोई भी क्वेरी अगर रह जाएगी दोस्तों, हालांकि जहाँ तक मुझे विश्वास है कि कोई क्वेरी रहने नहीं चाहिए, मैं किसी भी स्तर को छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे वो सहर्ष स्वीकार है, ठीक है दोस्त। तो चलिए, अब दूसरा चीज़ है हड़प्पा क्यों बोलते हैं, तो ये हमने बताया। फिर हम देखते हैं कि प्रथम नगरीय क्रांति क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम नगरीय क्रांति बोलने के पीछे यही कारण रहा है कि प्राचीन इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें सबसे प्रथम बार यहीं पे नगरों से संदर्भित सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। जैसे नगर की संरचना जो होती है, इसके कोई स्थल ऐसे नहीं हैं हड़प्पा से संदर्भित जो कि ग्रामीण बस्तियों के साक्ष्य देते हैं।
हालांकि इससे उत्पत्ति से संदर्भित ये चीज़ें देखेंगे, यहीं से ग्रामीण बस्तियों से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन प्रथम नगरीय क्रांति हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा डायनेमिक परिवर्तन आता है और सारे स्थल जो भी इसके स्थल हैं वो सारे जो है उसमें नगरीय संस्कृति की ही छाप हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरी चीज़ें हमने आपको बताई। अब देखिए कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में आप जहाँ तक जानते हैं कि पहले तांबा का उपयोग मानवों के द्वारा कर लिया गया था। ठीक है, अभी लोहा नहीं आया है। ये लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में हम वहाँ जाएंगे तो 1000 BC में अतरंजी खेड़ा एटा से लोहा की हमें प्राप्ति होती है। तो अभी लोहा बहुत बाद की चीज़ है। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ तांबा का उपयोग मनुष्यों के द्वारा पहले से होता रहा है। यहाँ पे प्रविधि के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में ये काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी रूप से ये काफ़ी सक्षम थे। और उस समय के समकालीन परिस्थितियाँ जो थी, समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे समकालीन सभ्यताएं मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ये सारी सभ्यताओं में आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी भी के भी स्तर पे ये काफ़ी आगे थे। मतलब हड़प्पावासी जो थे वो काफ़ी आगे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी के मामले में भी आगे थे। तो कांस्य युगीन सभ्यता, तो कांसा का निर्माण कैसे होता है? कांसा के निर्माण हम देखेंगे तो आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा। तो इसका निर्माण हम तांबा और टीन जो है इसको जब हम मिलाते हैं, इसी को रांगा बोलते हैं। तो तांबा और टीन को जब हम मिलाते हैं तो कांसा का निर्माण होता है। तो समझ लीजिए, तांबा आप देखिएगा ना, तो तांबा जो शुद्ध तांबा होता है वो लाल होता है। ठीक है, और यही रांगा जो है मतलब टीन को जब उसको मिला दिया जाता है तो फिर सफ़ेद रूप ये धारण कर लेता है। तो कांसा जो है ये टेक्नोलॉजी के रूप में इन्होंने कांसे का निर्माण किया, इसलिए ये कांस्य युगीन सभ्यता है। क्योंकि बहुत सारी जो हमें यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे मतलब मूर्तियों से संदर्भित आप देख लें या खिलौनों से संदर्भित, तो बहुत सारे साक्ष्य हमें ऐसे मिले हैं जो कांसा के बने हुए हैं। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए सिंधु सरस्वती संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। तो आज़ादी के पहले जैसा कि हमने आपको बताया ये 40 ही स्थल ऐसे खोजे गए थे। तो आज़ादी के बाद में ही सबसे ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि लगभग 1400 और अभी तो 1500 स्थल हो चुके हैं। तो 1400 स्थलों में सबसे मतलब आज़ादी के बाद में ही ये सारे खोज हुए हैं। ठीक है, उसके पहले तो बहुत ही छोटी संख्या होती है जिसकी खोज हुई रहती है। तो वो फिर हम देखते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो सिंधु तो थी ही, सिंधु नदियाँ जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास ये सभ्यता थी ही, ये आगे बढ़ के और ये सरस्वती नदी तक इसका हम जैसे बनावली वगैरह हरियाणा में जो देखते हैं तो ये सरस्वती नदी के मतलब तक ये जो है मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसका विस्तार क्षेत्र मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हम सिंधु सरस्वती संस्कृति सभ्यता इसको बोलते हैं। अब हम इस पार्ट पे अभी नहीं जाएंगे कि संस्कृति और सभ्यता में ये डिस्प्यूट है, तो ये चीज़ें जो है मेंस के स्तर पे बताई जाएंगी और आगे आने वाले समय में ये मेरे द्वारा भी बताई जाएंगी, लेकिन यहाँ पे उसकी उपयोगिता अभी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर सरस्वती सभ्यता क्यों बोलते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है ना गंगा और सिंधु और गंगा के बीच में ही जो है ये स्थल मिले हैं। और वो भी सबसे ज़्यादा जो है, चूँकि आपको पता है कि 975 जो स्थल मिले हैं हमें, वो कहाँ से मिले हैं? वो हमारे मतलब इंडिया से मिले हैं और उसमें भी गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं और पाकिस्तान से 425 स्थल मिले हैं। तो सरस्वती और मतलब गंगा और सिंधु के बीच में सबसे ज़्यादा इस स्थलों की संख्या रही है। उसमें भी सरस्वती नदी के आसपास बहुत सारे स्थल देखे गए। तो कुछ विद्वान जो है सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने ये नाम से संबंधित जितने भी मतलब ये नाम क्यों पड़े और यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये अब आप जो है कन्फ्यूज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने इसीलिए आपके सामने रखी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका हम दूसरा बिंदु देखते हैं।
तो दूसरा बिंदु का संबंध जो है वो किससे है, तो इसका सामान्य परिचय। तो सामान्य परिचय में दोस्तों सबसे पहली परिचय इसकी ये होगी कि ये सभ्यता जो है इसका स्रोतों के आधार पे ये सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। अब ये देखिए आप, अब आद्य ऐतिहासिक काल होता क्या है, तो दोस्तों स्रोतों के आधार पे हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है दोस्तों, एक प्राक ऐतिहासिक, ये आप समझ लेंगे ऐतिहासिक लिखा हुआ है, एक आद्य ऐतिहासिक और एक है ऐतिहासिक। ठीक है, तो ये स्रोतों के आधार पे हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा। अब ये क्या क्या चीज़ है, तो देखिए प्राक ऐतिहासिक उसे बोलते हैं जहाँ पे हम साक्ष्य के रूप में सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक ही स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पुरातात्विक ही यहाँ पे सोर्स मिलेंगे आपको, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक ही स्रोत यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो पुरातत्व से संदर्भित जो हमें साक्ष्य मिले उसी के आधार पे हम प्राक ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, तो ये देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है, ये पुरातात्विक और साहित्यिक, ये जो है दोनों साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। ठीक है, हमने क्या कहा कि आद्य ऐतिहासिक काल से इसकी संबद्धता रही है, तो यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक इसको बोलते हैं कि पुरातात्विक भी सोर्स हमको मिलता है, यहाँ पे आर्कियोलॉजी सोर्स भी मिलता है और लिटरली मतलब लिटरेचर से भी संदर्भित जो है हमारे सोर्स मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आद्य इतिहास काल में जैसे ये एक अपवाद है, ये जो साहित्यिक सोर्स तो मिले हैं हमें, जैसे धौलावीरा से देखेंगे तो आपको मतलब वहाँ से जो वहाँ के लेख मिले हैं वो जो है लिपियों से संदर्भित हैं। ठीक है, और वो लिपियाँ भी हम अभी चर्चा करेंगे बाद में आके, वो लिपियाँ कौन सी हैं, चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक, बुष्टोफेदन, ये लिपि वहाँ की रही है। लेकिन क्या है दोस्तों, मिली तो है ये मतलब मोहरों पे भी देखेंगे तो लिपियों से संदर्भित आपको साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा में, लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, ये जो है साहित्यिक सोर्स जो मिला उसमें, जिसको कि हम भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, ये पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे पुरातत्वविद जो है, भाषाविद इस क्रम में लगे हुए हैं। भारत सरकार ने ये जो भी लिपियां हैं जो इसको हालांकि पढ़ ली जाए तो ये आप विश्व की हालांकि सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट ये सभ्यता रही है समकालीन सभ्यताओं में, लेकिन जब पढ़ ली जाएंगी ना तो बहुत सारी चीज़ें और भी मतलब इतिहास के जो तथ्य छुपे हुए हैं वो सारी चीज़ें उजागर होंगी, लेकिन अभी तक ये पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों। तो मुख्यतः इसके लिए भी हम पुरातत्व का ही, पुरातात्विक सोर्स का ही उपयोग करते हैं, लेकिन साहित्यिक सोर्स भी मिला है, वही पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब चलिए हम ऐतिहासिक काल देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य तो रहेगा, पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ रहेगा, यहाँ साहित्यिक साक्ष्य भी है और इसे पढ़ा भी गया है, और यहाँ पे विदेशियों के विवरण भी हैं, विदेशियों के विवरण। तो 3 चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। साहित्यिक जब ऐतिहासिक काल आता है तो उसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं जो कि तीनों में है। वहाँ पे भिन्नता क्या क्या आती है कि साहित्यिक सोर्स मिलते हैं और स्पष्टतः इसको पढ़ा जा सका है, और ये चीज़ जो है साहित्य में वर्णित हैं। फिर विदेशियों के विवरण भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो विदेशियों के विवरण, ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया क्या इसके सामान्य परिचय में
ये दो चीज़ें देखी। अब चलिए हम तीसरे, इसी में सामान्य परिचय में ही अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों अब हड़प्पा के बारे में ये जाने आप कि एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसोन। चार्ल्स मेसोन ये 1826 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, एक आर्टिकल लिखा। ठीक है, एक आर्टिकल इन्होंने लिखा, उसमें इन्होंने बताया हड़प्पा के स्थल को चूँकि ये देख चुके थे, तो उन्होंने बताया कि इस जगह पे बहुत ही प्राचीन सभ्यता पली बढ़ी है। इसकी जानकारी उन्होंने अपने आर्टिकल में दिया। ठीक है, तो ये चूँकि सबसे प्रथम व्यक्ति उस मतलब इससे संदर्भित चीज़ों को सामने विश्व के सामने रखने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चार्ल्स मेसोन साहब ने अपने आर्टिकल में इसकी चर्चा की। सबसे पहले व्यक्ति यही होते हैं। ठीक है, अब देखिए आता है वर्ष 1853 से 56 का। जैसा कि आपको पता है कि इस समय रेलवे का निर्माण हो चुका था। ठीक है, और आपको ये भी पता है दोस्तों कि सबसे प्रथम जो 34 किलोमीटर रेलवे चली थी बम्बई से ठाणे के बीच में, और वो जो है 16 अप्रैल 1953 को चलाई गई थी। तो ये यहाँ पे जो है 1853 से 56 के बीच में अलेक्जेंडर कनिंघम का एक नाम आप सुना होगा, और इससे क्वेश्चंस जो है वो बहुत बार बने हुए हैं। कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम ये कौन थे? यही जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के, इनको जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक इनको कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि जनक ये हैं, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव किसने रखी, ये आंसर यहाँ बदल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हैं भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन हैं, लॉर्ड कर्जन जो हैं वो कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव इन्होंने रखी थी। ठीक है, लेकिन फादर जो है मतलब ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। तो 1853 से 56 के बीच में रेलवे का कार्य चल रहा था। ठीक है, पश्चिम उत्तर भारत में तो रेलवे के जो कार्य चल रहे थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने वहाँ पे देखा बहुत सारे ऐसे मतलब वास्तुकला से संदर्भित चीज़ों को देखा, बहुत सारे ईंटों गोरों को देखा। तो वहाँ पे उन्होंने देखी, हाँ ऐसे ऐसे मतलब स्थलाकृति वहाँ पे देखे, कुछ साक्ष्य भी देखे, लेकिन उस पर ध्यान इन्होंने दिया नहीं। लेकिन इनका नाम इससे जुड़ता है, इसलिए ये जो है सेकेंड व्यक्ति हैं, जो कि उससे हालांकि और भी एक दो व्यक्ति हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण नाम है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब 1853 से 56 का वर्ष भी पार कर जाता है। अब देखिए, अब आता है वर्ष, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष आता है, वो आता है 1921 का वर्ष। चलिए अब कहानी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, कहानी यहीं से शुरू होती है। तो पहले माना जाता रहा, बहुत वर्षों तक ये माना जाता रहा, और आप यही कह सकते हैं कि 1920 तक ये माना जाता रहा कि हमारी संस्कृति की जो शुरुआत हुई है वो वैदिक काल से हुई है। ठीक है, लेकिन जब 1921 में जॉन मार्शल होते हैं, कौन? ये भी एक क्वेश्चन है। जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के यही महानिदेशक होते हैं, अध्यक्ष। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक या अध्यक्ष ये जॉन मार्शल होते हैं। तो जॉन मार्शल ने ही, चूँकि हमने अभी बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इन्होंने दिया, तो ये बीड़ा उठाते हैं, और ये बीड़ा उठाते हैं तो इनके निर्देशन में दो व्यक्ति, दयाराम साहनी और एम.एस. वत्स, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण दयाराम साहनी हैं। तो इनके निर्देशन में इन दोनों के द्वारा हड़प्पा जगह की खोज की गई, मतलब उससे संदर्भित जो है
साक्ष्य जुटाए गए और उससे संदर्भित जो है और मतलब दयाराम साहनी और एम एस वत्स जो है हड़प्पा की खोज किए, जाके वहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले वो सारे वो मतलब वो साक्ष्य जो है इन दोनों के द्वारा जुटाए गए। ठीक है, तब जाके विश्व को पता लगा कि हमारी संस्कृति भी बहुत पुरानी है। ठीक है, तो जब वैदिक काल आप देखते हैं जो जिसका कालखंड हम 1500 से 600 BC का कालखंड देखते हैं, तो उस समय से ये मानी जाती थी। लेकिन जब 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई और अभी हम देखेंगे कालखंड से संदर्भित चीज़ें, तो हमारी सभ्यता जो है वो बहुत पुरानी और बहुत विकसित सभ्यता, बहुत विकसित ही नहीं समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित सभ्यता जो है हमारी साबित हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें जो हैं हमने बताई आपको, तो इसका सामान्य परिचय ये रहा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम दूसरा बिंदु लेते हैं हम, और दूसरा बिंदु क्या है, ये है विस्तार से संदर्भित। ठीक है, तो इसकी सीमाओं से संदर्भित चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इसको भी मैं वो कर देता हूँ, उत्पत्ति, प्रजाति और काल निर्धारण। ठीक है, तो सीमाओं से संदर्भित चीज़ों को हम देखते हैं। तो सीमाएं जो कहाँ से कहाँ तक ये सीमाएं फैली हुई हैं, तो ये देखिए आप, फिर मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको। तो ये चार आप, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ में जैसा आप जानते हैं कि मांडा जगह है, ये है JNK में। ठीक है, मांडा चिनाब नदी के तट पे है ये मांडा में, तो इसकी सबसे नॉर्थ मतलब उत्तरी सीमा जो थी वो मांडा थी। ठीक है, अब देखिए इसकी जो सबसे साउथ की सीमा थी मतलब दक्षिणी सीमा, ये कहाँ थी, ये थी दायमाबाद। और दायमाबाद कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ, ये पुणे में है। ठीक है, तो दायमाबाद जो है ये इसकी साउथ की सीमा रही। अब ये जो है वेस्ट की सीमा कहाँ रही, तो सुतका गेंडोर, ये वेस्ट की सीमा रही। ठीक है, ये कहाँ है, बलूचिस्तान में है। ये बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है ये। ठीक है, और उसके बाद में ईस्ट की सीमा कहाँ रही, उसकी पूर्वोत्तर सीमा जो है तो पूर्वी सीमा जो रही वो आलमगीरपुर में रही। और ये कहाँ है, ये यूपी, और अभी वर्तमान जो स्थिति है इसकी मेरठ में है। ये आलमगीरपुर ये हिंड नदी के तट पे है। ठीक है, तो हमने क्या समझा दोस्तों, नॉर्थ की सीमा मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, साउथ दायमाबाद, उसके बाद में आप देखेंगे ईस्ट की सीमा आलमगीरपुर, और सुतका गेंडोर जो है वेस्ट में है। अब चलिए दोस्तों इससे संदर्भित एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो अब इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है इसका मापन किसके द्वारा किया गया, तो रंगनाथ राव, ये रंगनाथ राव जो हैं इन्होंने रंगपुर की खोज की। तो इन्होंने क्या किया कि वेस्ट से ईस्ट तक की सीमा इन्होंने जो बताया, इसकी लंबाई उन्होंने बताई कि 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, मतलब पश्चिम से पूर्व की लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है, 1400 किलोमीटर। ठीक है, ये किसने बताया, रंगनाथ राव साहब ने बताया कि 1600 किलोमीटर इसकी पूरब से पश्चिम और मतलब उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई दोनों की रही है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अब इसका क्षेत्र विस्तार देखते हैं। तो ये जो है कितने व्यापक मतलब कितने जगह पे ये फैला हुआ था, ये चीज़ें देखते हैं। तो क्षेत्रफल इसका क्या है, एक्चुअल क्षेत्रफल तो आप देखेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है ये। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर आपको बुक्स में दिया हुआ मिलेगा आपको, लेकिन ये सीमा आज जो है बढ़ के 20 लाख किलोमीटर तक हो गई है। जैसे आगे जैसे जैसे इसकी और स्थलों की खोज होते गई तो ये सीमा जो है बढ़ के 20 लाख किलोमीटर तक हो गई है। ठीक है दोस्तों,
और ये देखिए आप कि मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं उससे ये काफ़ी बड़ी सभ्यता रही है अपनी, ठीक है। तो सारी सभ्यताओं को ले लें तब भी हमारी जो सभ्यता है वो विस्तार के क्षेत्र में बहुत बड़ी सभ्यता रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम ये देखा हमने। अभी ये हम आते हैं, मतलब अभी 20 लाख किलोमीटर क्या के पार तक ये जो है सीमाएं पहुंच गई हैं। तो हमने देख लिया, ये जो है फैक्ट्स है, ठीक है। यही आपको मिलेगा एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमने देखा ये विस्तार से संदर्भित चीज़ें, ठीक है। हमने वो भी चीज़ें पढ़ ली। गुजरात जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ स्थल पाए गए हैं, और जो 975 इंडिया में, 425 स्थल जो है वहाँ पे 1400 में जैसे बांटा गया। हालांकि ये संख्या बढ़ के 1500 हो गई है, लेकिन जो बुक्स में अभी दिया हुआ है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो जो है हम यही मारेंगे। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं कि जो आलमगीरपुर जो इसकी पूर्वी सीमा है ना, ये सीमा जो है अभी हाल फिलहाल के शोधों में ये बरेली तक ये पहुंच गई है। बरेली में एक जगह है परिक्रमा नगरी, ये बरेली के परिक्रमा नगरी तक में उसकी ईस्ट की सीमा पहुंच गई है। ये शोधों में, हाल के शोधों में ये चीज़ें निकल के आई हैं। लेकिन दोस्तों, हम जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे जो उसमें आलमगीरपुर अगर ऑप्शन रहता है तो हम आलमगीरपुर ही मारेंगे। ऐसे संभावनाएं ज़्यादा यही हैं, 99% संभावनाएं यही होती हैं कि आलमगीरपुर ही पूछते हैं ये, ठीक है। तो ये आलमगीरपुर जो है इसकी जो ईस्ट की सबसे वो सीमा है वो बढ़ के हमारी परिक्रमा नगरी बरेली तक, जैसे जो स्थल खोजे गए वहाँ तक चली गई हैं, ठीक है। तो ये मेरे जहन में एक विचार, मतलब एक क्वेश्चन है तो हमने बताया आपको, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, प्रजाति से संदर्भित चीज़ों को देख लेते हैं हम। तो ये प्रजातियाँ जो हैं इससे भी क्वेश्चंस हमारे बनते रहे हैं। तो मुख्यतः इसमें 4 तरह की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कौन कौन सी प्रजाति देखने को मिलेगी? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मेडिटेरेनियन जिसको भूमध्य सागरीय बोलते हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति, ये क्या हम पढ़ रहे हैं? प्रजाति यहाँ की, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रजाति में प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, उसके बाद भूमध्य सागरीय, मंगोलायड और अल्पाइन, ये 4 तरह की प्रजातियां हमें वहाँ से देखने को मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। उसमें भी अब क्वेश्चन देखें आप कि सबसे पहले जो प्रजाति जिसके साक्ष्य मिले हैं, जो सबसे पहली प्रजाति आई है सिंधु घाटी सभ्यता में, वो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ठीक है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति की उपस्थिति सबसे प्रथम बार उन्हीं की उपस्थिति दिखती है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। और इसके जो सबसे ज़्यादा संख्या जो मिली है, जो जिसको कि बोला जाता है कि यही निर्माणकर्ता थे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के, वो मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। सबसे ज़्यादा यही ब्रीड हमें मिला है। तीसरी चीज़ें हैं, ये तीसरा मंगोलायड, ये अल्पाइन। लेकिन क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। तो 4 तरह की प्रजातियाँ मिली हैं, और मिश्रित प्रजातियों का साक्ष्य हम आगे पढ़ेंगे, ये मोहनजोदड़ो से हमें मिलती है। तो प्रथम जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, और सेकेंड में है कौन? मेडिटेरियन ब्रीड, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा है, ये प्रथम है। अब चलिए आते हैं हम इसके उत्पत्ति से संदर्भित चीज़ें और कालखंड से संदर्भित चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम कालखंड से संदर्भित चीज़ों को देखते हैं दोस्तों। अब कालखंड में, चूँकि अब इसके पीछे कालखंड से संदर्भित विवाद जो होते हैं दोस्तों, उसका सबसे प्रमुख कारण यही रहा है कि हमारे पास इससे संदर्भित साक्ष्य के रूप में सिर्फ पुरातात्विक, जैसा हमने बताया आपको, तो पुरातात्विक स्रोत जो है यही हमारे पास साक्ष्य के रूप में
अवेलेबल है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और अवेलेबल हैं, जैसे पुरातत्व के रूप में आप देखेंगे तो पुरातात्विक सोर्स क्या क्या हैं। यहाँ आपको टेरिकोटा मिलेगा, मृण मूर्तियाँ मिलेंगी, तो टेरिकोटा मृण मूर्तियाँ होती हैं। उसके बाद लोथल से बेलनाकार मुहर मिलेगा, यहाँ से मेसोपोटामिया से जो वहाँ का बेलनाकार मुहर है, यहाँ बेलनाकार मुहर आपको नहीं मिलेगा। ये मेसोपोटामिया सभ्यता की बहुत बड़ी पहचान है। वो जो है लोथल से ही मिली है, छोटी सी बेलनाकार मुहर मिली है, और यहाँ पे जो है वो मेसोपोटामिया की बड़ी भी मुहर मिली है। फिर मोहनजोदड़ो से देखेंगे आप तो बाट की प्राप्ति हुई है। उसी तरह आप लोथल से देखते हैं हाथी दांत के मापन के लिए, मतलब हाथी दांत से बना हुआ था, वो चीज़ें प्राप्त होती हैं हमें। तो धौलावीरा से आप देखें, जैसा हमने बताया ही आपको कि उससे हमें चित्रात्मक मतलब लिपि से संदर्भित साक्ष्य मिला है। तो बहुत सारे जो स्रोत मिले हैं वो पुरातात्विक ही इससे ही संदर्भित रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए ये विवाद उत्पन्न हुआ कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मेसोपोटामिया के एक शासक हुआ करते थे सारगोन के अभिलेख, वह सारगोन जो थे वो 2350 में उनका एक अभिलेख मिलता है। उसके आधार पे ये निकाला गया कि जो मतलब उसकी जो तिथि निकाली गई वो निकाली गई कि मतलब ये जो है 3250 से 2750 BC ये सारगोन के मतलब अभिलेख के द्वारा ये तिथि निकाली गई, ठीक है। फिर उन्होंने एच हेरास आते हैं। एच हेरास ने नक्षत्रीय गणना के आधार पे ये बताया कि ये सभ्यता 6000 BC पुरानी है। चलिए दोस्तों, BC AD की बात आई यहाँ पे, ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो चलिए, बहुत कन्फ्यूजन इसमें बच्चों की होती है, BC क्या है और AD क्या है, ठीक है। तो BC जो है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जैसे ये ईसाई लोगों ने ये मान्यता दी है और उसको निर्धारक रेखा माना है। जैसे यीशु का जो जन्म हुआ, तो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, तो जन्म का वर्ष और उसके पहले, तो इन द ईयर ऑफ गॉड, ये बोलते हैं कि इन द ईयर ऑफ गॉड और बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जब क्राइस्ट का जन्म होता है उसके पहले की घटनाएं जो भी हुई हैं वो BC के अंतर्गत आती हैं, और जिस दिन उनका जन्म होता है उसके बाद की जो भी घटनाएं आती हैं वो AD के अंतर्गत आती हैं। अब इसको AD को एनो डोमिनी भी बोलते हैं, डोमिनी, AD को एनो डोमिनी। ये भी क्वेश्चन एक बार SSC में पूछा हुआ था, इसकी चर्चा हमने आपके सामने कर दी। तो ठीक है दोस्तों, अब SCBD में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये भी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो बच्चे जिनकी स्कूलिंग अच्छी है, CBSE वगैरह से पढ़े हुए हैं, वो तो ये सारी चीज़ें पहले से जानते रहते हैं। लेकिन जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से, हम लोग खुद ही गाँव से ही बिलोंग करने वाले हैं, हम लोग ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े, तो ये सारी चीज़ें चूँकि हम अनुभव के साथ, इसलिए कि ये सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी, तो यही अनुभव जो है इसी आधार पे मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ और इसको डील कर रहा हूँ ताकि कोई समस्या न रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये BC AD से संदर्भित कंसेप्ट हमने आपको बताए। अब देखिए, काल निर्धारण का जो संदर्भ हम लेके चलते हैं, तो इसमें अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत रहे हैं। जॉन मार्शल साहब, जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, आपने देखा ही, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, उन्होंने 1921 में ये चीज़ें जो हैं शुरू की थी। उनके निर्देशन में ही दयाराम साहनी और MS वत्स ने 1921 में हड़प्पा नगर की खोज की थी। तो ये जो है मार्शल साहब कहते हैं कि 3250 से 2750 BC जो है इसका कालखंड, मतलब हड़प्पा का इन्होंने दिया, 3250 से 2750। उसी तरह मैके साहब क्या कहते हैं कि 28 से 2500 BC इसका कालखंड रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, मार्टिमर व्हीलर और पिगट महोदय, वो कहते हैं कि 2500 से 1500 BC जो है इसका कालखंड रहा होगा। उसी तरीके से आप फेयर सर्विस को देखें तो इन्होंने कहा कि 2000 से 1500 BC जो है इसका कालखंड होना चाहिए। उसी तरह आप DP अग्रवाल को देखें तो DP अग्रवाल जो है
वो कार्बन डेटिंग की जो पद्धति जो मतलब उससे उसके द्वारा जो इसके कालखंड निर्धारित किए गए, तो वो क्या थी, तो 2350 से 1750 BC ये कार्बन डेटिंग ने भी ये तिथि मतलब ये जो है ये निकाले, मतलब इस कालखंड को निकाले, किसके द्वारा निकाला गया, ये C14 तकनीक मतलब कार्बन डेटिंग तकनीक। और दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कार्बन डेटिंग से हम 50,000 वर्ष जो पहले की वस्तुओं के मतलब आयु की गणना जो है हम कर सकते हैं। तो 50,000 वर्ष पहले की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चट्टानें, जो भी तरीके के पुरातात्विक साक्ष्य हैं, उसके उम्र का गणना हम C14 पद्धति के द्वारा कर सकते हैं 50,000 वर्ष पहले तक का। तो जब इससे जो है कालखंड का निर्धारण किया गया तो ये कितना आया दोस्तों, तो ये 2350 से 1750 आया। और यही DP अग्रवाल भी कहते हैं, DP अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, तो यही उसका समर्थन करते हैं। ठीक है। और हमारे NCERT में जो दिया गया है वो 2500 से 1800 BC दिया गया है। ठीक है। तो ये आप जैसे आपसे मैंने ये जो है ये इससे संदर्भित क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन ये मेंस के स्तर पे ये चीज़ें आपको काम में आएंगी। ठीक है। अब एछेरास के बारे में मैंने बता ही दिया है, सारगोन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, तो ये तो रही हमारी बातें किससे संदर्भित, काल निर्धारण, जो हड़प्पा सभ्यता का काल क्या होगा, तो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए और उस अनुसार ये चीज़ें बताई। फिर अब देखिए, हड़प्पा को 3 चरणों में बांटा गया। ठीक है। 3 चरण कौन कौन से, तो प्राक हड़प्पा, इसी को पूर्व हड़प्पा भी बोलते हैं, विकसित हड़प्पा, मतलब हमारे कहने का विकसित हड़प्पा का काल, और उत्तर हड़प्पा का काल। ठीक है। तो 3 भागों में ये भी, इसका भी आधार क्या रहा दोस्तों, इसका भी आधार हमें कार्बन डेटिंग ही, इसी के द्वारा इसको भी निकाला गया। इस मतलब ये कालखंड भी निकाले गए। क्या क्या है, तो 3500 से 2600 BC जो है वो पूर्व हड़प्पा काल है। ठीक है। 2600 से 1900 BC ये जो है विकसित हड़प्पा है। ठीक है। और जो पतन का काल आता है तो ये जो है C14 तकनीक से निकाला गया कि 1900 से 1300 BC। ठीक है। तो ये 3 भाग में हम देखते हैं, और 3 भाग से संदर्भित हम स्थलों को देखेंगे तो उसमें हमारा धौलावीरा, मांडा, सुतका, एंडोर, ये सारे जो स्थल हैं वो तीनों काल से संदर्भित रहे हैं। ठीक है। तो मांडा, धौलावीरा, ये सारे जो जगह हैं वो तीनों काल से संदर्भित रहे हैं, ये भी क्वेश्चंस बनता है। तो ये हमने देख ली कालखंड से संदर्भित चीज़ों को। अब चलिए दोस्तों, हम अपने 5वें बिंदु की तरफ चलते हैं, और वो क्या है, उत्पत्ति से संदर्भित विवाद। ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। अब चलिए दोस्तों, अब इसमें अब उत्पत्ति से संदर्भित विवाद आता है। ठीक है। और इसके प्रवर्तक और समर्थक कौन कौन है वो भी देखेंगे, और क्या आधार है वो भी देखेंगे। ठीक है। तो एक मुख्यतः 2 तरह की उत्पत्ति से संदर्भित यहाँ पे विचार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। एक देखने को मिलता है मेसोपोटामियाई उत्पत्ति, इसी को हम विदेशी उत्पत्ति से संदर्भित सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। ये विदेशी उत्पत्ति से और एक देशी उत्पत्ति की, ये 2 तरीके की संकल्पनाएं जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता से संदर्भित रही हैं। तो मेसोपोटामिया उत्पत्ति, ये विदेशी उत्पत्ति में इसकी संकल्पना की गई है। कौन कौन है, चलिए दोस्तों ये देखते हैं हम। तो मार्टिमर व्हीलर हैं, क्रेमर हैं। ठीक है। क्रेमर हैं। उसके बाद में देखते हैं तो गार्डन चाइल्ड हैं,
डीडी कोसाम्बी हैं, ठीक है। ये जो है, ये मुख्य व्यक्ति जो हैं ये रहे हैं मार्टिमर व्हीलर, क्रेमर, गार्डन चाइल्ड, डीडी कोसाम्बी। अब चलिए कुछ मत देख लेते हैं। तो ये क्रेमर साहब कहते हैं क्या कि मेसोपोटामियाई जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे वो 2400 BC में ये जो है मतलब यहाँ पे आए भारत में, और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। और इन्होंने क्या किया, जो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे उन्होंने क्या किया कि यहाँ की परिस्थिति के अनुसार अपने संस्कृतियों में थोड़ा सा चेंज करते हुए और हड़प्पा सभ्यता को बसाया इन्होंने, ठीक है। तो ये क्रेमर साहब का मत है। अब देखिए डीडी कोसाम्बी साहब कहते हैं क्या कि हड़प्पा, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, इस सब के जनक जो हैं वो एक ही मूल के व्यक्ति रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं नेट के स्तर पे ये सारी चीज़ें आती हैं, इसकी भी हमने चर्चा कर दी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया उत्पत्ति से संदर्भित इन्होंने कुछ साम्यता दिखाई, उसके आधार पे इन्होंने कहे ये बातें, ठीक है। मुख्यतः उसमें साम्यता इन्होंने क्या दिखाई, जैसे बेलनाकार मुहर की यहाँ पे उपस्थिति उन्होंने दिखाई। उन्होंने तो ये भी बताया कि यहाँ भी मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बताई, जो वहाँ की जो सामान्य विशेषताएँ, जो विशेष विशेषताएँ जो थी वो यहाँ पे भी मिली हैं। तो इनका जो मानना था कि इसलिए जो है उसकी मतलब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है उसमें सब उनकी भूमिका, मेसोपोटामियाई लोगों की भूमिका रही है, सुमेरियन लोगों की, मिस्र के सभ्यता वाले लोगों की भूमिका रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बताऊं, अब इसके विपक्ष में कुछ तर्क हैं, ये भी चीज़ें हम आपके सामने बताना चाहेंगे। तो विपक्ष में क्या क्या तर्क है, तो विपक्ष में सबसे पहले तो लिपि के स्तर पे ये है, लिपि के स्तर पे जो है ये विपक्ष की भूमिका लिपि के स्तर पे आती है। तो जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी, भाव चित्रात्मक, ठीक है। भाव चित्रात्मक, या इसी को चित्रात्मक बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बुस्टोफेदन बोलते हैं, ठीक है। तो और वहाँ की लिपि क्या थी, तो मेसोपोटामिया की जो लिपि थी इसकी लिपि क्या थी, कीलाक्षर लिपि थी। तो यहाँ पे स्पष्ट अंतर है, एक तो ये बिंदु हुआ। अब देखिए, अब जब भाव चित्रात्मक की बातें आ ही गई हैं तो वो भी आप समझ लें। तो जो यहाँ पे हमें जो भी साक्ष्य मिले हैं लिपियों से, तो उसमें कैसे लिखी जाती थी ये लिपि, तो ये देख लें आप। तो इसकी शुरुआत जो है वो दाएं से पहले बाएं होती थी, फिर बाएं से दाएं होती थी, फिर दाएं से बाएं, और फिर बाएं से दाएं। ये किसकी है, ये हड़प्पा के भाव चित्रात्मक लिपि की ये विशेषता है। और ये जो है कीलाक्षर लिपि जो है मेसोपोटामिया में है। तो ये तो स्पष्ट अंतर हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसके दूसरे बिंदु के तरफ चलते हैं, विपक्ष में दूसरी जो बिंदु है इससे संदर्भित, ये क्या है कि वहाँ पे पुरोहितों का शासन का स्पष्ट साक्ष्य दिखता है। पुरोहितों का शासन और वहाँ पे मंदिर के स्पष्ट साक्ष्य दिखते हैं। कहाँ पे ये दिखते हैं भाई, तो ये मेसोपोटामिया में दिखते हैं। ये मैंने लिख दिया मेसोपोटामिया, आप समझ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि जो स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले और जो हमारे अन्नागार वगैरह मोहनजोदड़ो से मिले, तो वो जो है वहाँ पे पुरोहितों को इसके शासन को इन्होंने जायज़ ठहराने का प्रयास किया। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे स्पष्ट साक्ष्य ये नहीं मिला है कि ये पुरोहितों का शासन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे जब आएंगी बातें सामाजिक राजनीतिक इस व्यवस्था से संदर्भित, तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो शासन रहा है मुख्यतः शिल्पियों और वणिकों का रहा है, ठीक है। पुरोहितों का शासन नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है पुरोहितों के साक्ष्य तो मिले हैं, ठीक है। ऐसा अनुमान किया गया कि जो ये स्नानागार मिले हुए हैं मोहनजोदड़ो से, ये जो है यहाँ पुरोहितों का, चूँकि वहाँ पे कुछ वेदियाँ भी मिली हुई हैं,
तो ऐसा अनुमान लगाया गया, लेकिन ये सारी चीज़ें और जगह से उतनी नहीं मिलती हैं, तो इसलिए जो है ये भी कंसेप्ट जो इन्होंने दिया ये भी कट गया। ठीक है, अब चीज़ें देखते हैं दोस्तों तीसरी बिंदु इसमें क्या है कि नगर नियोजन से संदर्भित चीज़ें देखते हैं। उसके बाद में जल के निकासी से संदर्भित देखते हैं। तो देखिए, नगरों से संदर्भित चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, उसमें सर्वप्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है, जहाँ पे यहाँ नगर निर्माण में मतलब वास्तुकला से संदर्भित चीज़ों को देखेंगे। भवन के निर्माण में, नालियों के निर्माण में, सड़कों के निर्माण में, ये सारी चीज़ों में जो है वो पक्की ईंटों के प्रयोग किए गए हैं। ये हड़प्पा की बात मैं कर रहा हूँ आपको, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ मैं। तो पक्की ईंटों के साक्ष्य यहाँ स्पष्टतः मिले हैं। ठीक है, लेकिन मेसोपोटामिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पक्की ईंटों का साक्ष्य नहीं मिलता है। वहाँ पे जो है स्पष्ट नहीं है कि पक्की ईंटें यहाँ पे उपयोग में लाई गई। यहाँ कच्ची ईंटों से साक्ष्य वहाँ मिलते हैं, लेकिन पक्की ईंटें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, अब चलिए जल की निकासी से संदर्भित व्यवस्था को देखते हैं। तो ये जो जल की निकासी से संबंधित ये चीज़ें हम पढ़ेंगे नगर नियोजन में, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता दूँ। तो जल की निकासी की जो व्यवस्था इनकी जो थी हड़प्पा वासियों की, ये काफ़ी उत्तम थी। ठीक है, बहुत व्यवस्थित थी, और उसमें जो है ये जल की निकासी के लिए जो है मतलब नाली तो बनाते ही हैं, उसमें कच्ची ईंटों का भी प्रयोग करते हैं, पक्की ईंटों का भी प्रयोग करते हैं, सड़क के बगल से भी नालियाँ निकालते हैं। ये घर से एक व्यवस्था होती है, जैसे आजकल आधुनिक रूप में हम जो देखते हैं व्यवस्थाएं जो हमारे सीवेज सिस्टम होते हैं, उसी तरह की व्यवस्था वहाँ पे भी देखने को मिलती है। हाँ, आज बहुत अत्याधुनिक हो गया है, लेकिन उस समय भी उन्होंने जो व्यवस्था कर रखी थी वो काफ़ी व्यवस्थित था। जो भी वेस्ट थे वो घर के वो जाके और नदियों में गिरा करते थे, और कहीं कहीं जो जब जैसे वेस्ट जम जाता था तो मेन होल की भी वहाँ पे व्यवस्था दिखती है। ये सारी चीज़ें जो हैं हम नगर नियोजन में पढ़ेंगे दोस्तों विस्तार से। तब तक ये आप जान लें कि नगरों में पक्की ईंटें, जल से निकासी से संदर्भित इनकी व्यवस्था काफ़ी उत्तम रही है। वहाँ पे बेतरतीब ढंग से रही है जल निकासी की समस्या, मतलब इसकी जो वो है जल निकासी से संदर्भित जो व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमने देख लिया ये मेसोपोटामिया उत्पत्ति से संदर्भित क्या विवाद थे और इसमें क्या इन्होंने अपने पक्ष रखे और उसके विपक्ष में क्या तर्क थे, उसको भी हमने देख लिया। ये चीज़ें आपको ये चीज़ें हमने इसलिए बताई कि एक नेट का जो एग्जामिनेशन होता है, जो पहले यूजी से कंडक्ट कराया करती थी, अब नीट कराता है, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा टारगेट दोस्तों ये रहा है, और यूपीएससी में तो खैर ऐसे क्वेश्चंस की भरमार आपको मिलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ही यूपीएससी में पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल बेस्ड। ठीक है, तो वहाँ पे भी इसकी उपयोगिता आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस और उसके नीचे स्तर पे तो नहीं, लेकिन हमारा टारगेट हमने बताया कि ऊपर से लेके टॉप से लेके और बॉटम तक ये सारी चीज़ें जो है हमारे क्लास में आपको बताई जाएंगी। चलिए, तो ये बातें हो गई विदेशी उत्पत्ति से संदर्भित कौन कौन थे वो भी हमने देख लिया। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं देशी उत्पत्ति से संदर्भित उसके दो विचार हैं। ठीक है, तो देशी उत्पत्ति से संदर्भित हम देखते हैं, तो देशी उत्पत्ति से संदर्भित विचार। ठीक है, देशी उत्पत्ति से संदर्भित विचार, इसमें दो तरीके के विचार हैं दोस्तों। एक है ईरानी बलूची संस्कृति से निष्पन्न। तो ईरानी बलूची संस्कृति से निष्पन्नता इसकी दिखाई जाती है। और ये इसके प्रतिपादक कौन है दोस्त? तो इसके प्रतिपादक हैं रोमिला थापर और एक हैं फेयर सर्विस। उन्होंने कहा कि ईरानी बलूची संस्कृति से इसकी साम्यता जो है रही है। तो वो कुछ इसके साम्यता के बिंदु बताते हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये मुख्यतः दो लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि ईरानी बलूची संस्कृति जो है
वो उसी से इसकी निष्पन्नता है। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वहाँ से प्रभावित है। तो ये दो नाम हैं इसमें। और फेडरल सर्विस और रोमिला थापर आप आगे पढ़ेंगे मौर्य काल में। रोमिला थापर ने मौर्य से संदर्भित बहुत सारे इनके शोध पत्र हैं और इनसे मतलब इनकी बुक्स है मौर्य रिविजिटेड। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। बहुत बड़ी ये जो है ये मतलब प्राचीन काल से संदर्भित ये विद्वान रही हैं और मौर्य काल पे इनके बहुत सारे शोध और बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि सारे बहुमान्य मत हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रोमिला थापर जी ने वो किया है। तो इनके मत ये दोनों हैं, फेयर सर्विस और वो। अब चलिए देखते हैं तीसरा और अंतिम। ठीक है, ये देसी उत्पत्ति से ही संदर्भित है और यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा कि हमारी देसी जो संस्कृतियाँ थी तो देसी संस्कृति से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और खासकर इन्होंने कहा सोथी संस्कृति, इन्होंने सोथी संस्कृति से इसकी उत्पत्ति बताया है। और इसमें कौन कौन है तो इसमें अब देख लें, अमलानंद घोष हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण भी हैं। उसके बाद में आप देखेंगे तो ऑलचिन दंपति हैं। ठीक है, रेमंड ऑलचिन और मतलब ऑलचिन दंपति हैं इसमें। ठीक है, और इसमें कौन है तो इसमें डीपी अग्रवाल है। ठीक है, और ये ब्रिजेट हैं इसमें, मतलब ब्रिजेट जो हैं। तो ये अमलानंद घोष मुख्यतः ये तीन लोग हैं, ऑलचिन दंपति ये दो लोग हैं, ये रेमंड और अमलानंद घोष डीपी अग्रवाल। तो देखिए ये क्या कहते हैं, अमलानंद घोष ने 1853 में सोथी जगह की खोज की। और सोथी कहाँ पे है, ये राजस्थान के बीकानेर में है, ये राजस्थान बीकानेर में है सोथी संस्कृति। ठीक है, अमलानंद घोष ने सोथी की खोज की 1853 में और उन्होंने ये साम्यता दर्शाई वहाँ से और यहाँ की साम्यता दर्शाई। और उन्होंने कहा कि सोथी की जो भी विशेषताएं हैं वो चीज़ें यहाँ दिखती हैं मृद भांडों पे। जैसे इन्होंने बताया कि रस्सियों का जो भी घेरा है वो भी समान है। इन्होंने बताया कि जो वहाँ पे आकृतियाँ खोदी गई हैं मृद भांडों पे वो यहाँ भी दिखती हैं। हालांकि वो ग्रामीण संस्कृति रही है सोथी की, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्रामीण संस्कृति से ही निष्पन्नता और उसी से जो है आगे चल के नगरों का उदय होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ये हमने देख लिया विदेशी उत्पत्ति से संदर्भित और देसी उत्पत्ति से संदर्भित। ठीक है, और उसी में डीपी अग्रवाल भी उसका बहुत समर्थन करते हैं। तो अब देखिए अब इसमें क्या है, अब बहुमान्य मत क्या है। सर्वमान्य मैंने नहीं कहा आपसे, मैंने कहा बहुमान्य मत क्या है। ठीक है, जो इतिहास में ये मान्यता दी गई है कि भाई इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, तो दो तरीके के इसमें मत जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और यही बहुमान्य मत भी हैं। एक तो माना जाता है कि हाँ ठीक है ये सोथी संस्कृति से निष्पन्न ये, ठीक है, ऐसे आमरी कोड्डी जी, राणा घुंडई वगैरह की भी चर्चा आती है, लेकिन मुख्यतः ये माना जाता है कि सोथी संस्कृति से इसकी निष्पन्नता है, ये बहुमान्य मत है। और उसमें एक चीज़ और आप जोड़ देंगे, वो क्या है कि ये जो सोथी संस्कृति से तो निष्पन्नता है मान लें, लेकिन इसकी जो मतलब परिणति रही है, जो परिणत किए हैं ये लोग ग्रामीण से नगरों में, ग्रामीण संस्कृतियों से नगरीय संस्कृति में, तो उसकी जो वो क्या रहा है, क्रमिक रहा है और दीर्घीकृत रहा है। ठीक है, मतलब ये क्रमिक परिवर्तन हुए हैं और दीर्घीकृत रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि सोथी संस्कृति से निष्पन्न है ये, और इसकी जो प्रवृत्ति रही है वो क्या रही है, क्रमिक और दीर्घीकृत रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये बहुमान्य मत है, यही बहुमत आपको ये माने जाते हैं और यही चीज़ें आपको बुक्स में भी मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने आज 5 बिंदुओं को देखा और हमने ये समझाने का प्रयास किया कि हड़प्पा से संदर्भित जितने भी कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अभी तो फैक्ट्स की भरमार आएगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों
फैक्ट्स की भरमार रहेगी, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं वहाँ से। और ये क्या है, महत्वपूर्ण जो स्थल हैं और वहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें साक्ष्य रूप में मिली हैं। जैसे हम देखते हैं कि लोथल से गोदीवारा मिल रहा है, चानूदारो से लिपस्टिक का साक्ष्य मिल रहा है, काजल का साक्ष्य मिल रहा है, इत्र जो यहाँ पे जो मतलब व्यवस्था हड़प्पा से आप देखिएगा RH37 मिल रहा है, स्नानागार रत्नागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है दायमाबाद से रथ, कांसे का रथ मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अगर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो वो कुणाल से चांदी का मुकुट मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फैक्ट के स्तर पे भी कोई भी क्वेश्चंस ऐसा आपसे नहीं रहेगा जो आपसे नहीं बन पाए। तो हमारी कोशिश होगी दोस्तों कि आपको हर एक स्तर पे हम उसके कंसेप्चुअल पार्ट्स को भी बताएं, उसके बेसिक्स को पहले शुरुआत करें, जैसा कि हमने आज शुरुआत किया और अभी हमने इसका समापन इस क्लास का किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे हम और सारे बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आपसे अनुमति लेना चाहेंगे और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप धन्यवाद। थैंक यू सो मच।